सेक्शन सी का अब क्वेश्चन नंबर 17 का बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व एक टॉपिक है, जो टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का। मींस इंटीग्रल का यूज करके आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है बॉन्डेड रीजन का। जो कर्व या लाइन या दो कर्व या एक कर्व एक लाइन से जो एरिया बॉन्ड होगा उसको आपको फाइंड करना है। यहां पर कर्व क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस। वो एरिया आपको चाहिए जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला। सर्कल के सर्कल से इंक्लूडेड और पैराबोला के अंदर, ये दोनों का जो कॉमन बात होगा उसका एरिया चाहिए। तो पहले क्या करना है, यहां पर लिखा हुआ है ये सर्कल है, तो ये सर्कल कैसे बनेगा, इसका सेंटर कहां होगा, इसका रेडियस कहां होगा, क्या होगा, ये हमको जानना है। अगर ये पता कर लिए तो हम इसका फिगर बना सकते हैं कि ये सेंटर कहां पर होगा, ये सर्कल कहां पर होगा, सेंटर इसका कौन होगा, रेडियस क्या होगा ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जानते हैं एक बेसिक सा बात हम आपको बता दे रहे हैं कि एक सर्कल जो होता है वो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अगर वो सर्कल स्टैंडर्ड है तब। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि सेंटर उसका ओरिजिन होना चाहिए 0 0, तब वो सर्कल का इक्वेशन ये होता है। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है, रेडियस आपका a है। लेकिन एक सर्कल ऐसा भी होता है, कैसा, कौन सा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इसका सेंटर होता है h कॉमा के और रेडियस होता है a। ये सर्कल का दो इक्वेशन, एक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन और ये जनरल इक्वेशन कहे तो। जनरल इक्वेशन एक और होता है सर्कल का, लेकिन ये सर्कल का इक्वेशन है और यहां से h और k को जीरो करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया गया। तो ये सर्कल का इक्वेशन है और एक जनरल इक्वेशन कोई और होता है। तो अब क्या बात कर रहे हैं कि ये सर्कल जो यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कौन सा है, स्टैंडर्ड है या ये इस फॉर्मेट का है। तो हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर होता है। क्या यहां पर कोई कांस्टेंट वाला बात है, नहीं, यहां तो एक्स इंक्लूडेड है ना, एक्स भी है, वेरिएबल वाला बात है। तो अब ये क्या है, इस वाले सर्कल को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में सेट करेंगे। अगर सिर्फ 8 होता तो हम कहते हैं कि हाँ यह स्टैंडर्ड सर्कल है, लेकिन यह एटेक्स है जिसके चलते हमको क्या करना है, सोचना है कि इसका सेंटर क्या होगा। और अगर यहाँ x नहीं होता तो इसका सेंटर 0 0 होता। तो ठीक है, हम इसका सेंटर और रेडियस पता करते हैं इस सर्कल का। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, हमारे पास गिवन है सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। सर्कल का इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। अब इस 8x को हम इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां पर देख सकते हैं। अब इस बात को हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर में सेट करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू और x का कोफिशिएंट का आधा। x का कोफिशिएंट क्या 8 है, 8 का आधा 4। अब क्या आया, जो 4 आया बीच में, इसका होल स्क्वायर आपको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां से यहां तक अगर आप देखें, यहां से यहां तक, तो आपको क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से यहां तक में अब ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मेट है वो ऐसा फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का, वाई माइनस
के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। जहां पर आप देख रहे हैं एच के जगह पर 4 है और के जगह पर क्या है 0 है और रेडियस के जगह क्या है 4 है। इसका मतलब इट इज अ सर्कल हुज सेंटर इज, यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल हुज सेंटर इज एच कॉमा के होता है, एच के जगह क्या है 4 और के जगह क्या है 0, हुज सेंटर इज 4,0 एंड रेडियस इज 4 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 2D प्लेन में ड्रॉ करते हैं कि ये सर्कल कैसा होगा। इसको लिखिए फिर बताते हैं। अभी हमारे पास क्या है, सर्कल का इक्वेशन था ये वाला, हम इसको क्या किए अच्छा फॉर्मेट में बदले जिसका हम पता कर सकते थे कि रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा। तो हमको पता चल गया था कि ये हमारा सेंटर है, ये क्या है रेडियस है। तो अब इसको हम ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, ये 4,0 ये कहां पर होगा, ये पॉइंट 4,0 एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट होगा 4,0, ये हमारा सेंटर हुआ और रेडियस कितना यूनिट है 4 यूनिट है। तो ये हमारा रेडियस 4 यूनिट है, इधर भी 4 यूनिट रेडियस हो जाएगा। तो सर्कल हमारा कौन सा बनेगा सर, ये वाला सर्कल बनेगा। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा 4 है, ये भी 4 है, तो यहां से यहां तक का लंबाई कितना 8 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 8,0, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 8,0। अब हम बात करते हैं कि एक और बात हमको गिवन था, ये जो सर्कल का इक्वेशन है उसको हम मान लिए इक्वेशन 1। जो हमारे पास सर्कल का इक्वेशन दिया गया था उसको हम मान लेंगे शुरू में, क्या मान लेंगे इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी हमको दिया गया इसमें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का क्या इक्वेशन दिया गया है सर, पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ऐसा गिवन है। इसको हम इक्वेशन 2 कह दिए, इसको क्या कह दिए इक्वेशन 2 कह दिए। तो यहां से अगर हम इसका देखेंगे कि इसका फिगर कैसा होगा, ये पैराबोला है, पैराबोला होता कैसा है, या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा या ऐसा, ऐसा होता है पैराबोला, कोई एक, या ये वाला या ये वाला, इस टाइप का। तो वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि ये इक्वेशन जैसा रहेगा वैसा ही ये पैराबोला का फिगर होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पैराबोला है वो किधर मुंह खोलेगा, एक्स एक्सिस की ओर या वाई एक्सिस की ओर या पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, किधर खोलेगा। तो हम बात करते हैं कि उसके लिए आपको देखना है पावर 2 वाला को नहीं, पावर 1 वाला को, पावर 1 वाला को देखिएगा। और आपको अब देखना है कि ये पॉजिटिव है कि या नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो पैराबोला अपना मुंह किधर खोलेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। पैराबोला अपना मुंह खोलेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, जिसका वर्टेक्स क्या होगा 0 0। स्टैंडर्ड पैराबोला यानी कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, अगर ऐसा है पैराबोला का इक्वेशन तो ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है और इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0 0 को टच करेगा। मतलब ये आपको तो इससे पता चल गया था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर मुंह खोलेगा। और दूसरा बात कि इसका वर्टेक्स 0 0 होगा यानी कि 0 0 को टच करेगा। ये हमारा पैराबोला है जिसको इक्वेशन 2 कहे हैं, ये हमारा सर्कल है जिसका नाम हम इक्वेशन 1 दिए हैं। अब वो हमारा एरिया किसका निकालना है, वो रीजन कौन सा है जिसका एरिया हमको चाहिए वो देखते हैं। पहले क्या बोला था कि सर्कल के अंदर और पैराबोला के अंदर दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो निकालना है। तो सर्कल के अंदर ये पूरा बात आएगा। फिर पैराबोला के अंदर का जब बात करेंगे तो हमारे पास ये होगा, और एक्स एक्सिस के एबव बोला है मतलब ये ऊपर वाला एरिया होगा। मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये होगा। आपको इसका एरिया फाइंड करना है, इस रीजन का ये। तो अगर हम बात करें कि सिंपल जो एरिया आपको शेडेड रीजन दिख रहा है इसमें पैराबोला के द्वारा सिर्फ एरिया जो बना है वो कौन सा एरिया है। तो सर आप देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां से यहां तक जो एरिया बना है वो पैराबोला से बना है। ये जो एरिया बना है वो कहां से किससे बना है, पैराबोला से।
और इसके बाद जो एरिया बना है ये वाला, ये सर्कल से बना है। तो अब हम बात करें कि अगर यहां पर x क्या होता है 0, यहां पर x क्या हो गया है 8, क्योंकि यहां से यहां तक का लंबाई कितना 8। अब आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर के इस पॉइंट तक पैराबोला के द्वारा क्या एरिया बना है, तो वो निकालने के लिए x इक्वल्स टू 0 से लेकर के इस पॉइंट तक अगर हम पैराबोला को इंटीग्रेट करते हैं तो ये एरिया निकल जाएगा, और इस पॉइंट से 8 तक हम सर्कल को इंटीग्रेट करते हैं तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मेरा तलाश है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। अगर ये पॉइंट मिल जाएगा तो हमको x इक्वल्स टू ये मिल जाएगा, और x इक्वल्स टू जब ये मिल जाएगा तो हम यहां से 0 से यहां तक और यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो किसका किसका इंटरसेक्शन है? सर ये जो पॉइंट है वो सर्कल और पैराबोला का इंटरसेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल का इक्वेशन से y निकाल लेंगे और पैराबोला के इक्वेशन में पुट करेंगे, या फिर पैराबोला के इक्वेशन से y निकाल के सर्कल के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमको ये जो x यहां पर क्या होगा, यहां पर दो बात होता है, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, y। तो हमको किससे मतलब है, x से। x क्या होगा, तो हम x निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पैराबोला से y निकाल के हम सर्कल में पुट करेंगे। तो यहां पर क्या लिखना है कि ऐसे अगर यहां से y निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, y निकालेंगे तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो 4x आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो फाइनल क्या बात हो जाएगा, 2 रूट x हो जाएगा y इक्वल्स टू, और इस बात को पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुट y इक्वल्स टू 2 रूट x इन इक्वेशन 1। तो फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर के जगह पर क्या रख देना है 4x इक्वल्स टू क्या है 8x। x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 8x माइनस 4x, ये 4x उधर चला गया माइनस 4x। x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 8x माइनस 4x मीन्स ओनली 4x। तो x स्क्वायर इधर ले आए 4x को, तो माइनस 4x इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि x दोनों से कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से या तो x 0 होगा या तो फिर x माइनस 4 0 होगा। तो एक बार x 0 हुआ और एक बार x 4 हुआ, तब जाके ये बात सही हुआ। तो दो पॉइंट के पास x इक्वल्स टू 0 पर और x इक्वल्स टू 4 पर दोनों क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0 ये हुआ और x इक्वल्स टू अब यहाँ 0 पर यहाँ इंटरसेक्ट किया है 0 पर, इसका मतलब ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो 4 होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 4 पर इंटरसेक्ट क्या होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब 4 इसका सेंटर भी था, इसका मतलब एग्जैक्ट सेंटर के पास ही ये कट किया होगा। तो x इक्वल्स टू ये 4 हो गया। तो अब जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या हो जाएगा, 0 से 4 तक पैराबोला को इंटीग्रेट कीजिए, फिर 4 से 8 तक सर्कल को इंटीग्रेट कीजिए, फिर दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो दोनों को अब यहां से सर्कल को इंटीग्रेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो स्ट्रिप जो हम डाल रहे हैं वो x एक्सिस पर डाल रहे हैं। स्ट्रिप किस पर डाल रहे हैं, x एक्सिस पर। इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो आप सर्कल का इक्वेशन से y निकाल लीजिएगा। तो हर बार हम लोग क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से y निकाल लेंगे। तो एक इक्वेशन से तो y हमको निकल गया यहां से पैराबोला वाला से, सर्कल से y निकाल लेते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन जो था हमारे पास, जो हम सॉल्व करके लाए थे, वो क्या लाए थे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहां से y आपका ये निकल जाएगा। तो अब हमारा क्या रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। अभी आप क्या बोले सर, 0 से 4 तक किसको इंटीग्रेट करना है, पैराबोला को। तो यहां पर y को इंटीग्रेट करना है, कौन सा y दो बार निकला होगा आपका, एक बार सर्कल के टर्म में और एक बार पैराबोला के टर्म में। तो यहां पर पैराबोला को इंटीग्रेट करना है, यहां लिख देंगे पैराबोला, प्लस में 4 से लेकर के 8 तक, 4 से लेकर के 8 तक किसको इंटीग्रेट करना है, सर्कल को। तो यहां पर लिख देंगे y और नीचे लिख देंगे सर्कल।
दोनों से y निकाले हुए हैं, पैराबोला के इक्वेशन से भी y निकला हुआ है और सर्कल के इक्वेशन से भी y निकला हुआ है। दोनों को यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। यहां तक लिखिए। अब रिक्वायर्ड एरिया में आप देखें r.a इक्वल्स टू 0 से 4 तक पैराबोला को इंटीग्रेट करना है। तो y पैराबोला इक्वेशन में y क्या निकला था, रूट क्या निकला था, 2√x ये निकला था विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस 4 से लेकर के 8 तक y क्या निकला था, सर्कल में y निकला था 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा ये 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x टू दी पावर 3/2, कहां से कहां तक, 0 से 4, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके लिए फिगर हमको मिटाना पड़ेगा, हम मिटा दे रहे हैं। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, पहले होता है x/2, तो x के जगह क्या है, इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे a² माइनस एक्स स्क्वायर का। पहले क्या होता है x/2, फिर जो है वही वाला a² माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखना है a² का कोफिशिएंट क्या है, a² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस a²/2, और ये जब नीचे होता था तो उस टाइम उसका इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स x/a प्लस का c। तो यही बात हम लिखते हैं। यहां पर x के जगह क्या है, x-4, जहां x दिख रहा है वहां क्या दिख रहा है, x-4, और जहां a है वहां क्या दिख रहा है, 4। तो फॉर्मूला क्या होता है, x/2, इसका मतलब x-4/2। उसके बाद जो है वही, ये क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर। उसके बाद 4a²/2 होता है, a के जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर/2 हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x के जगह क्या है, x-4, a के जगह क्या है, 4, ये हो गया। और लिमिट कहां से कहां है, 4 से 8, लिमिट है 4 से 8। अब सॉल्व करना है, तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 जा 4/3, x के जगह पहले अपर लिमिट रखना है तो 4 टू दी पावर 3/2, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 टू दी पावर समथिंग, ये खत्म हो जाएगा। प्लस अब क्या करना है, 8 रखना है, 8 यहां रखिएगा तो 8 में 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा पूरे टर्म। और 8 अब यहां रखना है तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा, 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2। अंदर में क्या बचा, 8 रखने पर अंदर में क्या बचा, आपका बचा 1, 8 रखने पर 1 बचा, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2। पहले से क्या है, 4²/2 पहले से है, हम क्या किया, 8 रखे थे, ये 0 हो गया। इस वाले टर्म में क्या हुआ, इसमें हुआ, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2, 8 हो जाएगा। उसके बाद इसका वैल्यू क्या आया, π/2। उसके बाद अपर लिमिट रखने पर ये आया। अब हम रख रहे हैं लोअर लिमिट, 4 रखेंगे तो 4 माइनस 4 ये 0, 0/2 0, 0 इंटू समथिंग 0, ये खत्म हो गया। अब यहाँ 4 रखिएगा तो 4 माइनस 4 0/4 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0 मीन्स 4 रखने पर दोनों टर्म 0 हो गया, ये खत्म हो गया। यहां से क्या हुआ, 4/3, 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर का पावर क्या, 3/2 प्लस ये 4 हो गया, प्लस 4 2 2 जा 4, ये 4 तो 4 अब क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, ये 4/3 एंड 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8, तो 8 4 जा क्या हो जाएगा, 32/3 प्लस 4 फाइनल क्या हो जाएगा, 12 प्लस 32/3 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर होगा, यही आंसर हुआ हमारा। रिक्वायर्ड एरिया मेरा यही निकला, इसको लिखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, और क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। आपके पास 2 लाइन दिया गया है और वो 2 कैसा लाइन है ये देखेंगे, और वो दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। वो कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि हम कोई भी अगर जनरल लाइन रहे, अगर ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है एल, ठीक है, और ये किसी वेक्टर, ये कोई लाइन एल है और पास कर रहा है कोई पॉइंट पी से, जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1, z1।
ये लाइन पास कर रहा है पॉइंट P से और पैरेलल है किसी एक वेक्टर B का। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? तब ये लाइन का इक्वेशन होता है वेक्टर R इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। इसका क्या मतलब है? ए वो वेक्टर है जिस ए ये पोजीशन वेक्टर है। ए क्या है? पोजीशन वेक्टर। किसका? जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा होगा। ये लाइन क्या कर रहा है? P पॉइंट से पास कर रहा है, तो P का पोजीशन वेक्टर है हमारा वेक्टर ए। और B क्या है? तो लेमड़ा के साथ जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है? वो B वेक्टर है। और ये B वेक्टर का क्या मतलब है? ये B वेक्टर उस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर है। तो आपको यहां पर दो बात दिया रहता है। कौन सा? एक उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास करते रहता है, और एक वो वेक्टर दिया रहता है लेमड़ा के साथ में जिसका लाइन पैरेलल रहता है। लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो पैरेलल है वेक्टर बी का। तो अगर वेक्टर बी हम मान लिए कि एबीसी है, या इसका डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, तो इसका जो वेक्टर बी का कंपोनेंट फॉर्म होगा वो ऐसा होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ऐसे तो अब आप इसको पुट कीजिएगा, ए के जगह पर ये वाला और बी के जगह पर ये वाला, तो आपको ऐसा ही दिखेगा ना। इसी तरह ना दिखेगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू x1 आई कैप ये दिखेगा प्लस लेमड़ा के साथ में ये दिखेगा। मतलब कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसा होता है 3D में? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? जब एक पॉइंट से पास करते रहे और एक वेक्टर के पैरेलल रहे, तो कैसा होता है? R इक्वल्स टू ए प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो हम बात करते हैं कि यहां पर दो लाइन है, और वो दोनों लाइन कैसा है? कैसा लाइन होता है बताइए तो? एक लाइन होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होता है पैरेलल लाइन, और एक होता है स्क्यू लाइंस। एक होता है स्क्यू लाइंस। एक लाइन स्क्यू लाइन पहले बताते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? 0। पैरेलल लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? वही जो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और स्क्यू लाइन में एक लाइन क्या कर रहा है? यहाँ 6 फेस है, ये क्यूब में 6 फेस है। एक लाइन क्या कर रहा है? ऊपर वाला फेस से पास कर रहा है, और एक लाइन क्या कर रहा है? ये साइड वाला फेस से पास कर रहा है। तो दोनों, इसको कहते हैं स्क्यू लाइंस। और ये दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये निकालने का आपके पास दो फॉर्मूला होता है। क्या? अगर लाइन स्क्यू लाइंस है, अगर लाइन स्क्यू लाइंस है, तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो d इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। b1 वो वेक्टर है जिसका पैरेलल होगा लाइन फर्स्ट लाइन, और b2 वो वेक्टर है जिसका पैरेलल होगा वो सेकेंड लाइन का डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1। a2 क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे सेकेंड लाइन पास कर रहा है। a1 क्या है? वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे फर्स्ट लाइन पास कर रहा है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये कब होगा? ये कब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे? जब लाइन एस्क्यू होगा। और जब लाइंस पैरेलल होंगे तो कौन सा डिस्टेंस लगता है? फॉर्मूला डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला होता है? क्या होता है? b का क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये स्क्यू लाइंस में और ये पैरेलल लाइंस में। तो अब हमारे पास जो लाइन है वो कैसा लाइन है? स्क्यू लाइंस है कि पैरेलल लाइन है? अब देखिए, सपोज ये वाला लाइन L1 है, ये वाला लाइन क्या है? फर्स्ट वाला L1 है। L1 लाइन है जो पास कर रहा है इस पॉइंट से P। कोई पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो उसका हम कंपोनेंट क्या होगा? स्केलर कंपोनेंट 1 2 माइनस 4, तो वही पॉइंट हो जाएंगे 1 2 माइनस 4। L1 इस पॉइंट से पास कर रहा है और पैरेलल है एक वेक्टर का, जो वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। और दूसरा लाइन L2 है, दूसरा लाइन L2 है जो पैरेलल है यही वेक्टर का। मतलब इस वेक्टर के L1 भी पैरेलल है और इसी वेक्टर का L2 भी पैरेलल है। देखिए ये दोनों सेम बात है, इसका मतलब दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और जब दोनों लाइन पैरेलल है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये वाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। अच्छा, आप कैसे जाने सर लाइंस पैरेलल है? तो आप देख सकते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स
प्रोपोर्शनल होंगे या इक्वल होंगे। यहाँ पर 236 सेम है, इक्वल है। कभी कभी क्या होगा, यहाँ 236 है और कभी कभी इसका यहाँ दुगुना होगा। यहाँ 236 है तो इसका 2 गुना क्या होगा, या 3 गुना या 5 गुना, इस तरह कुछ मल्टीप्लाई करने पर मिलता होगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 12 ऐसा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो हम समझेंगे कि लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये जरूरी नहीं कि पैरेलल लाइंस में अगर पैरेलल लाइन वाला शॉर्टेज डिस्टेंस लगाना है फॉर्मूला, तो आप ये नहीं कि हमेशा इक्वल रहेगा, ऐसा नहीं, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। तो आप जानेंगे कि लाइन पैरेलल है तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला। और यहाँ पर A2 का क्या मतलब है, A2 उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन 2 पास कर रहा होगा। तो बताइए लाइन 2 किससे पास कर रहा है, A2 से। A2 कौन सा होगा, ये वाला। और A1 कौन सा होगा, ये वाला। और B कौन सा होगा, B। ये अगर ये लाइन स्क्यू होता तो ये B1 होता, ये B2 होता। अब दोनों सेम है तो B ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं। हमको क्या क्या जरूरत होगा, B वेक्टर मालूम चल गया, A2 A1 मालूम चल गया कौन कौन है। तो हमको जरूरत पड़ेगा A2 माइनस A1 का। A2 माइनस A1 निकालने के बाद उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे B के साथ, जो भी होगा वो हमारा निकालने के बाद उसका B का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कंपेयर करने के बाद गिवन लाइंस आर, ऐसा लिखना है। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर। लाइन का इक्वेशन दिया गया है, ये दोनों, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन। तो हियर यहां पर आप देख सकते हैं कि A1 जो है, A1 उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये वाला जिससे लाइन L1 पास कर रहा है। तो A1 के जगह क्या है, I कैप 2j कैप माइनस 4k कैप। A2 के जगह क्या है, दूसरा लाइन जिससे पास कर रहा होगा, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। उसके बाद एंड B वेक्टर, B वेक्टर हमारा क्या है, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। उसके बाद आपको क्या करना है, निकालना है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। सब्ट्रैक्ट कीजिए A2 माइनस A1। घटाना कैसे है, I वाला को I के साथ, J वाला को J के साथ और K वाला को K के साथ। 3 में 1 चला गया, 2i कैप बचा। 3 में 2 चला गया, J कैप बचा। -5 में -4 माइनस करना है, इसका मतलब -1 K कैप बचेगा। ये निकल गया A2 माइनस A1 वेक्टर। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, इधर लिखते हैं। हमको निकालना है B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से। फर्स्ट रो में क्या लिखना है, डायरेक्शन I J K। सेकेंड रो में क्या लिखना है, फर्स्ट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। B वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या है, 2 3 6। थर्ड रो में क्या लिखना है, सेकेंड वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। सेकेंड वेक्टर में कौन है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 का स्केलर कंपोनेंट क्या है, 2 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो I को रखा, I का पोजिशनल साइन पॉजिटिव, फिर ये जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करना है, क्या हो जाएगा, 3 1 जा -3 -6, माइनस J का क्या होता है, पोजिशनल साइन नेगेटिव, तो -J, इसको डिलीट करने के बाद -2 -12 प्लस K का पोजिशनल साइन यहाँ पॉजिटिव, तो इसको डिलीट करने के बाद 2 -6, फाइनल क्या आया, -9 I कैप -14 इंटू माइनस, तो +14 J कैप और -4K कैप। ये हमारा निकला V वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ। ये लिखिए, फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है। फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, ये बताए थे, क्या बताए थे अभी, D इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डिवाइडेड बाय B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो B क्रॉस A2 माइनस A1 तो हम निकाल लिए ब्रदर, निकाल लिए। चाहिए क्या, B का मैग्नीट्यूड। B वेक्टर हमारे पास यही था ना, इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो निकाल लीजिए। V वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ I कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो ये क्या हो जाएगा, 9 9 6 15 4 19 का 9, हाथ में 1,
3 और 1 4 49 और ये क्या हो गया 7। तो b का मैग्नीट्यूड कितना निकला 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7। अब हम बात करते हैं एक चीज और, देख सकते हैं कि यह म्यू छूट गया था हमारा क्वेश्चन में। तो फॉर्मेट ये होता है समथिंग प्लस एनी कांस्टेंट टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर जिसका वो पैरेलल होगा लाइन। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। नाउ अब फॉर्मूला में पुट कर देना सारा वैल्यू का। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइन्स इज गिवन बाय, ये दिया जाएगा कौन सा फॉर्मूला से, d इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप देखें कि जो जो बात का जरूरत था वो निकाल लिए, अब लास्ट में क्या करना है फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो चलिए अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है -9i कैप प्लस 14j कैप और -4k कैप डिवाइडेड बाय 7। मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है 7 है। तो आप ऊपर 7 का मैग्नीट्यूड तो 7 ही होगा, ऊपर वाला का मैग्नीट्यूड क्या होगा -9 का स्क्वायर, उसके बाद 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 और 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 7। इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 6 12 और 1 13 का 3 हाथ में 1 1 9 10 और 8 18 1 19 का 9 हाथ में 1 1 और 1 2 200 स्क्वायर रूट ऑफ 293 बाय 7। ये हमारा क्या निकला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला बिटवीन टू लाइंस, ये जो दिया गया था लाइन। ये फाइनल आंसर हुआ ब्रदर, इसको लिखिए। अब हम सब्जेक्टिव टाइप जो था मॉडल सेट का उसका लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं सेक्शन सी का, और ये 5 मार्क्स में फिक्स है कि एलपीपी से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है अच्छा से समझना है, सारा क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आएगा। क्या बोलता है कि जो भी एलपीपी नीचे लिखा गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको आप ग्राफिकली क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। ग्राफिकली सॉल्व करना मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू बताना। क्या करना है मैक्सिमाइज जेड को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा, एक्स और वाई के कौन से वैल्यू पर जेड क्या है मैक्सिमम है। तो इसका बात करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन में, क्या लिखना है वी हैव टू मैक्सिमाइज, ऐसे लिखना है सॉल्यूशन में गिवन, चाहे लिखना है वी हैव टू मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू दिस एंड सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स आर द फ्लोइंग। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 इनइक्वालिटी 1 इनइक्वालिटी 2 एंड दिस इज नॉन एज नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। तो अब क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है दोनों को, ये सारे कंस्ट्रेंट जो दिए हुए हैं। तो यहां पर लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले क्या करना है ग्राफ बनाना है जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उसका, एज फॉलोज। तो चलते हैं फ्रॉम 1 से। अगर हम फ्रॉम 1 से चलेंगे तो इनइक्वालिटी देखो, ग्राफ बनाने के टाइम क्या करना है इनइक्वालिटी को इक्वेशन मान के चलना है। इनइक्वालिटी क्या है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 100 लिखेंगे। फिर हम इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, यहां x लिखेंगे यहां y लिखेंगे। अब क्या करेंगे एक बार x के जगह 0 पुट करेंगे, एक बार y के जगह 0 पुट करेंगे। अगर हम x के जगह 0 पुट करते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा 100, और हम y के जगह 0 करते हैं पुट तो x क्या हो जाएगा 20। अब चलते हैं फ्रॉम 2 से। फ्रॉम 2 से चलेंगे, इनइक्वालिटी क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है इनइक्वालिटी जो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 है उसको इक्वेशन मान लेना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। फिर इसका सॉल्यूशन टेबल बनाना है। यहां पर क्या लिखना है x, यहां लिखना है y,
एक बार x को 0 y 60, एक बार y को 0 x 60, x 0 रखा तो y 60, y 0 रखा तो x 60। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इस बात को लिखिए, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा क्या है, y एक्सिस, ये हमारा क्या है, x एक्सिस, ये है y एक्सिस। पॉइंट क्या किसका किसका जरूरत पड़ेगा x में, 0 20 0 60, 20 और 60 का। तो मान लीजिए ये 20 है, ये 40 है, ये हमारा 60 है और ये 20 है। y में किसका किसका जरूरत पड़ेगा, 100 का 60 का, 20 40 60 80 100। तो ये हमारा हो गया 20 40 60, ये 60 हो गया और ये 100 हो गया। पॉइंट क्या क्या है फर्स्ट इनइक्वालिटी का, 0 100, x में 0 y में 100, x में 0 यहाँ y में 100 यहाँ, तो ये पॉइंट होगा हमारा। उसके बाद x में 20 y में 0, x में 20 y में 0, ये पॉइंट होगा। तो लाइन कौन सा होगा, लाइन ये वाला होगा सर। आपको क्या करना, स्केल से बनाना है। उसके बाद दूसरा 0 60 60 0, x में 0 y में 60, x में 60 y में 0, ये वाला पॉइंट आपको क्या करना है, 0 लीजिएगा तो x में 60 दिख रहा है तो x में 60 के जगह गोल करना है, y में 60 दिख रहा है तो y में 60 के जगह डार्क करना है। ठीक है, चलिए इसको मिला देना है। ये हमारा लाइन हुआ दोनों इनइक्वालिटी से। अब इनइक्वालिटी क्या करता है, एक ओपन हाफ प्लेन देता है, एक रीजन देता है इनइक्वालिटी। तो कौन सा रीजन देगा, ये लोअर रीजन देगा, ये टुवर्ड्स ओरिजिन देगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन देगा। ये इनइक्वालिटी हमारा 2 था और ये 1 है। 1 किधर देगा, ये वाला रीजन देगा या इसके बाद वाला रीजन देगा। तो ये पता करने के लिए जो फर्स्ट इनइक्वालिटी था हमारा वो था 5x + y <= 100, यही था हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी। तो हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि पहला जो इनइक्वालिटी है वो कौन सा रीजन देगा, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये पता करने के लिए क्या करते हैं, ओरिजिन को सेटिस्फाई करते हैं इनइक्वालिटी 1 में। तो x के जगह 0 रखते हैं, y के जगह 0 रखते हैं, 0 + 0 = 0। क्या 0 <= 60? क्या ये बात सही है? अगर ये बात ट्रू है तो ओरिजिन के साइड आपको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, पहला इनइक्वालिटी क्या देगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला रीजन देगा। अब दूसरा इनइक्वालिटी का बात करते हैं। दूसरा इनइक्वालिटी टुवर्ड्स द ओरिजिन देगा या ओरिजिन के उधर देगा। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन इसमें भी सेटिस्फाई करवाते हैं, 0 0। तो हमारा क्या है, सेकेंड इनइक्वालिटी तो यही था कि x + y <= 60। हम x के जगह 0 रखते हैं, y के जगह 0 रखते हैं और <= 60। तो 0 <= 60। क्या ये बात सही है? यस सर, ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो आपको क्या करना है, ओरिजिन के तरफ क्या करना है, सेट करना है रीजन को। ठीक है, दूसरा बात ये भी था, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, x और y बोथ आर > 0, मींस x भी > 0 एंड y भी > 0। इसका मतलब क्या है, x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x 0 से बड़ा किधर मिलेगा, x जो होता है वो x एक्सिस वाला लाइन में लिखा जाता है। तो किधर होगा, x लेफ्ट साइड में होगा 0 से छोटा, राइट साइड में क्या होगा, 0 से बड़ा। तो ये y एक्सिस वाला लाइन को इधर क्या करना है, कलर करना है। और y 0 से बड़ा किधर मिलेगा, ऊपर या नीचे, ऊपर। तो x एक्सिस वाला लाइन को ऊपर कलर करना है। अब देखिए 4 बात है, 1 2 3 4, ये चारों का जो कॉमन रीजन होगा वही हमारा फिजिबल रीजन कहलाता है। तो चारों का कॉमन रीजन कौन सा है, अगर बात करें इस रीजन का, तो ये रीजन में आपका कौन नहीं मिल पाएगा, इनइक्वालिटी 1 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी 1 से इधर से ही यहां से ही इधर आ गया है। इसका मतलब ये रीजन हमारा फिजिबल रीजन नहीं है। ये वाला रीजन को देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए इसमें y मिलेगा जब इधर हम कलर करते आएंगे, उसके बाद जब हम x को ऊपर कलर करेंगे तो ये वाला x यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद जब हम 1 को डाउनवर्ड कलर करेंगे तो ये वाला रीजन बात मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा को जब इधर डाउनवर्ड हम कलर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शेडेड रीजन है, ये जो छायांकित भाग है, ये चारों इनइक्वालिटी का कॉमन पार्ट है। वो अगर ये चारों का कॉमन पार्ट है तो ये रीजन जो है वो हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा। तो फिजिबल रीजन अगर बोलना चाहे तो उसका नाम दे दीजिए कि क्या बोलिएगा, दिस इज O, दिस पॉइंट इज O एंड दिस इज A
एंड दिस वन इज बी एंड दिस इज सी, सी पॉइंट। तो सी का तो कोऑर्डिनेट हमको मालूम है, y में 60 है तो x में 0 है। अच्छा, इसका क्या है, x में 20 है तो y में 0 है। ये पॉइंट हमारा मिसिंग है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मालूम नहीं, तो इसको हम निकालते हैं। इसको निकालने के लिए, बी पॉइंट को निकालने के लिए किसको किसको सॉल्व करना होगा ये पता करना है। तो आप ये देखिए कि पॉइंट बी जो है वो किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं 1 का और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है बी। तो बी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। किसको सॉल्व करना होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तब आपको क्या मिलेगा, बी पॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट बी ऐसा लिखते हैं। तो उससे पहले आपको एक भाषण लिखना होगा, भाषा लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि फ्रॉम द एबव ग्राफ, फ्रॉम द एबव ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट, या वी कैन सी दैट, हम लोग देख सकते हैं, वी कैन सी दैट ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज द फिजिबल रीजन। ओ ए बी सी हमारा क्या है, फिजिबल रीजन है। एंड सो द वैल्यू ऑफ जेड, द वैल्यू ऑफ जेड इज ऑब्टेन्ड, ये हम जानते हैं कि जेड का जो वैल्यू होता है वो मिलता है, इज ऑब्टेन्ड एट द कॉर्नर पॉइंट्स, एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। आपको क्या करना है, जेड का वैल्यू निकालना है, आपको जेड का वैल्यू निकालना है। और जेड का वैल्यू निकलता कहां पर है, मैक्सिमम या मिनिमम, कॉर्नर पॉइंट्स पर। किसका कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट। तो वही बात लिखे हैं कि फ्रॉम द एबव ग्राफ, ऊपर जो ग्राफ बनाए होंगे उसमें वी कैन सी दैट, हम लोग देख सकते हैं कि ओ ए बी सी हमारा क्या है, ओ ए बी सी इज द फिजिबल रीजन। सो द वैल्यू ऑफ जेड इज ऑब्टेन्ड एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ये क्या होता है, प्राप्त किया जाता है कहां पर, कॉर्नर पॉइंट पर। किसके कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं कि वो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है। तो यहां पर लिखेंगे एंड कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं, एक है O जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, एक है A जिसका कोऑर्डिनेट 20,0 है, और एक है आपका B जो मिसिंग है x, y, एंड अनदर वन इज C हुज कोऑर्डिनेट इज 0,60। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट बी निकालते हैं। तो 4 पॉइंट बी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। किसको किसको, इक्वेशन 1 को और 2 को। 4 पॉइंट बी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो यहां तक लिखिए, फिर हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं क्या होगा। अभी हम क्या बोले कि सॉल्व करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। आप देख सकते होंगे कि आपका जो इक्वेशन 1 होगा, जहां हम 1 बोले होंगे वो एक्चुअल में इनइक्वालिटी है, लेकिन हम वह इक्वेशन लेके चलेंगे तब x और y हम निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, 5x + y = 100, और एक होगा x + y = 60। ये दोनों को सॉल्व करना है। तो ये दोनों को सॉल्व करने के लिए माइनस कर रहे हैं। अगर हम माइनस करेंगे तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम माइनस कर दिए तुरंत। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। 5x में 1x चला जाएगा, 4x बचेगा। 600 में 60 चला जाएगा, 40 बचेगा। 4 10 जा 40 होता है, तो x हमारा क्या हो गया, 10। अच्छा, x और y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 60। तो x 10 हो गया तो y कितना होगा, 50। तो इसीलिए y हमारा क्या हो जाएगा, 50। तो सो द पॉइंट बी हमारा क्या निकल गया, सो द पॉइंट बी इज, बी क्या निकला, तो सर x निकला हमारा 10 और y क्या निकला 50। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है बी। नाउ अब हम क्या करते हैं, z का वैल्यू निकालते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स, एट कॉर्नर पॉइंट्स इज क्या हो जाएगा, तो एट कॉर्नर पॉइंट्स आर एज फॉलोज, ऐसा लिख दीजिए। तो इधर लिखते हैं, हम कॉलम बनाते हैं, इधर लिखते हैं वैल्यू ऑफ जेड, इधर लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर लिखते हैं वैल्यू ऑफ जेड। और जेड क्या है एक्चुअल में,
50x प्लस 15y। 50x प्लस 15y, ये है आपका कॉर्नर पॉइंट। कौन कौन है? O, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। तो x के जगह 0 रखेंगे और y के जगह भी 0, तो z हमारा क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 0। उसके बाद a का कोऑर्डिनेट क्या है? 20,0। तो क्या करना है? y के जगह 0 रखना है, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। फिर 50 × 20 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि 1000 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1000। उसके बाद b का कोऑर्डिनेट क्या निकला है? 10,50। x के जगह 50 रखना है, तो क्या हो जाएगा? 5 2500 हो जाएगा ये। और 15 × y के जगह क्या? अच्छा, x के जगह 10 रखना है, x के जगह 10 रखना है, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 15 × y के जगह क्या रखना है? 50। तो 15 5 75 और 1 0 750, मीन्स 7 और 5 1250 हो जाएगा। और अब बात करेंगे डी ओ ए बी सी का क्या है? तो 0,60 है। तो जेड क्या हो जाएगा? x के जगह 0, ये खत्म, 15 × 60 हो जाएगा, तो 15 छक्का 90, तो ये 900 हो जाएगा। 60 × 15 करेंगे तो 15 छक्का 90, ये 900 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू आया है वो 1250 आया है। कौन सा पॉइंट में? तो बी में आया है। तो हो गया। आपको क्या निकालना था? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमाइज करना था जेड को। तो जेड हमारा क्या हुआ? मैक्सिमम हो गया। कहां पर? बी पॉइंट पर। सो फाइनल क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 1250। कौन सा पॉइंट पर? 8 पॉइंट बी, उस कोऑर्डिनेट इज 10,50। यही हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर हुआ। और 5 मार्क्स आपका खाता में चला गया। चलिए इसको लिखिए।